आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम ओल्ड पेपर यानी कि 2011 से अभी तक के पेपर को देखेंगे और इसमें हम CDP का सेक्शन देखेंगे। सभी बच्चों को एक बात मैं अभी बताना चाहता हूँ कि देखिए, CTET आप तैयारी कर रहे हैं यानी CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो CTET की तैयारी में ओल्ड पेपर का महत्व इतना है जितना कि आपका CTET पास होने में फॉर्म भरने का महत्व है। क्योंकि CTET एक ऐसा पेपर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे और जो टर्म्स हैं वो पुरानी ही आती हैं। आपका स्टेट टेट नहीं है यानी UP टेट या इस तरह के टेट नहीं है कि हर बार क्वेश्चन अलग आएगा। UP टेट में आपको डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मिलते हैं और डायरेक्ट हिट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसमें पैडागोजी नहीं होती। CTET का जो पैटर्न है अभी तक का, जो 2011 से लेके अभी तक का जो पैटर्न देखा गया है वो सिमिलर पैटर्न है। और पैटर्न का मतलब ये है कि उसमें से 150 क्वेश्चन में से आपको 75 नंबर की पैडागोजी मिलती है और पैडागोजी में आपसे एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक जैसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजा ही होता है। तो इस तरह से CTET में आपको जो 75 नंबर है वो आपके हाथ में है। और वो कैसे हैं, 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर अभी तक आप कर लीजिए याद और उनको प्रैक्टिस करके देखिए। तब अगर आपके 140 नंबर आते हैं घर पर, तब वहाँ जाकर कहीं आपके 90 नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो थी बात आपको CTET के जो पेपर थी, मतलब पेपर की इम्पोर्टेंस की बात। अब चलते हैं हम पेपर पे, यानी कि ये है 2011 का पेपर और ये हमारी बुक से, जो हमने बुक बना रखी उससे पेपर है। तो चलिए पहले हम CTET के आज का जो सेक्शन है हमारा CDP का सेक्शन है, ये आपको सेक्शन वाइज मिलेगी क्योंकि लंबी वीडियो बनाकर फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती और चीज़ें हर क्वेश्चन में चीज़ें भी समझ में होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधे डायरेक्ट आंसर दे दिया और चीज़ें ना समझाई। तो चलिए 2011 का पेपर है और 2011 में देखते हैं हम किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द की ओर संकेत करता है। भाई देखो, पाठ्यचर्या हो गया, देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है CTET के सिलेबस में। एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस, एक होता है करिकुलम। दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस एंड करिकुलम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक यानी कि किसी भी सिलेबस के लिए, किसी भी करिकुलम के लिए, किसी भी स्कूल के लिए। करिकुलम नहीं होगा तो सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस नहीं होगा तो करिकुलम नहीं बनेगा। और स्टूडेंट का रोल स्कूल में करिकुलम और सिलेबस के बिना जीरो है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन में का जो है शब्द, पाठ्यचर्या शब्द की ओर किसकी ओर संकेत करता है, विद्यालय के संपूर्ण कार्य जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। मैंने अभी क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो, यानी कि स्कूल में अगर पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम ना हो तो स्कूल में बच्चों का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित होती है। सीधे सीधे ये कह रहा है, खेल पद्धति जो होती है वो लोअर क्लास यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो छोटी क्लास है यानी उससे छोटी क्लास है, क्यों आधारित होती है। भाई देखो, आप जो छोटे हो या फिर आप बड़े भी हो, आज के टाइम पे भी आप बड़े हो, चाहे आप फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो आपको मन को एक शांति होती है, यानी एक तरह संतुष्टि महसूस होती है। और संतुष्टि महसूस होती है तो आप क्या नाम उस चीज़ के इफेक्ट हो जाते हैं और आपको रिलैक्स होता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं, जब बच्चे होते हैं वो खेल के द्वारा, यानी खेलने से उन्हें आनंद आता है, संतुष्टि होती। तो इसलिए छोटे बच्चों की खेल पद्धति होती है वो, उसमें उनका विकास भी कराना होता है, वृद्धि भी करानी होती है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसलिए खेल पद्धति ज़्यादा इन्वॉल्व करी जाती है। तो इसका आंसर होगा विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया
करता है। ये किसके वो संबंध करता है भाई? पुरानी चीज़ है, पुरानी चीज़ यानी कि पुरानी चीज़ में से और उसको देखते हुए नई चीज़ों का अनुकरण कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सीखने का प्रभाव का नियम है, यानी कि प्रभाव का नियम जो होता है वो सीखने के प्रभाव का नियम है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो 2011 का पेपर है ये उस टाइम पेपर हुआ, यानी कि सीटेट आया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि बीएड के एनसीटी कोर्स के साथ साथ ये भी इन्वॉल्व किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंध है? डिसलेक्सिया आपको बताया था पाठन विकार है। देखिए चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हो गया हमारा पाठन विकार, ठीक है। अब डिसकैलकुलेशिया है गणित यानी कि मैथ से संबंधित है डिसकैलकुलेशिया। डिसग्राफिया है लिखने से संबंध, जहाँ पर भी आपको ग्राफिया मिल जाए वो है लिखने से संबंध। जो जैसे हम लिख रहे हैं, अब मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ या फिर SWA ये लिखूँ, तो इसमें अगर मैं इस तरह की चीज़ें ये गड़बड़ कर रहा हूँ या फिर WAS लिखूँ और मुझे सा पढ़ना है, सी पढ़ना है, तो मैं सी इस तरह लिखूँ, तो जब मैं लिखने में मिस्टेक कर रहा हूँ, ग्राफिया में मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो ग्राफिया होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। लिखने का मतलब हो गया ग्राफिया, हाथ से लिख रहे हैं तो ग्राफ बना रहे हैं, हाथ से कैसे, जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो ग्राफ बनाते हैं हाथ से, ठीक है। तो ग्राफिया। लिखने बोलने से जब मैं लेक्स यानी कि रिलैक्स जब होते हैं तो वो हम अपनी बातों को प्रकट करके होते हैं, तो इसलिए हो गया लेक्सिया यानी कि लेक्सिया। और गणित में आपको पता ही है कैलकुलेटर कहाँ यूज़ होता है, गणित में यूज़ होता है, तो डिसकैलकुलेशिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। भाई जब आपको सीटेट का क्वेश्चन इस तरह का मिले तो सीधे सीधे बात करना नॉर्मल स्कूल की, आंख बंद करके सीटेट में नॉर्मल जगह पढ़ाने की बात होती है और उसका आंसर होगा सामान्य अन्य बच्चों के साथ या फिर सामान्य विद्यालय आएगा। सामान्य विद्यालय मिले, अन्य बच्चों के साथ मिले, तो देखिए दोनों चीज़ें, विशेष आवश्यकता और विशेष विद्यालय दोनों काट देना, और तीसरा विशेष आवश्यकता है, तो ये आपको टैग वर्ड वाली जो वीडियो है वो देख लेनी चाहिए, या फिर आपको जो ईवीएस के नोट्स में हमने टैग वर्ड्स के इंक्लूडिंग किया है उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो भाई रोचक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो रोचक बनाने के लिए इसका होगा विद्यार्थियों के बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी, यानी एक तरह से की उपाधि देनी चाहिए। देखिए बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देनी चाहिए। और ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्या कह रहा है? डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो जो उपयोगिता रोचक बनाने के लिए आप एक तरह से इसका अप्रोप्रिएट आंसर इसलिए बैठाया जाएगा क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है, यानी क्या कह रहा है? नहीं है। तो नहीं है क्या है? दूसरों के साथ झगड़ा करना। जो दूसरों के साथ झगड़ा करता है वो आपने देखा होगा क्रिएटिव नहीं होगा। एक तरह से प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो कभी भी दूसरों के साथ झगड़ा करने की इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं। तो ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। और इस तरह के जो कथन है वो आपको पता ही है। इस बार के जैसे ऑनलाइन टेट हुआ यानी कि सीटेट हुआ था उसमें 2022 में 5 से 6 क्वेश्चन मिले थे, और पहले कितने आते थे? 2 से 3 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। इस बार 6 से 7 क्वेश्चन तक मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती। तो सीधे सीधे इसका आंसर आपको, यानी कि अभी तक जितने भी टेट हुए हैं उसमें 6 से 7 बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। चाहे वो कृतिका हो, मोनिका हो, जो कोई भी हो, नाम चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन इस तरह का मिला है, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में। आपको सीधे सीधे बात करना है कि उसके जो विचार हैं उसको मान्यता नहीं दी जा रही है, घर पर विद्यालय में ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सी क्षेत्र का उद्देश्य के साथ संबंधित है? भाई अपने विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, वो समझने का, क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, तो वह शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी आपको इसलिए पढ़ाई जाती है, आपने देखा हो आप भी बीएड हो गए, डीएड हो गए, या फिर को बहुत से बच्चे एमएड होंगे, यानी कि एजुकेशन के जितने भी कोर्स हैं उसमें से आपने पढ़ा होगा एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इसलिए ही पढ़ाई जाती है क्योंकि बच्चों को हमें उनकी साइकोलॉजी अगर नहीं पता होगा, एजुकेशन में साइकोलॉजी देखिए, एक है साइकोलॉजी के अंदर क्या है, बहुत फिर आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन में हमें साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है और हम चले गए क्लासरूम में या फिर स्कूल में पढ़ाने, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे अपने बच्चों को, उनको किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से बैठाना है, किस तरह से चलना है। अब फिर वही बात आएगी, जैसे गधे को अगर वो गधा काम नहीं करता उसे पीटा जाता है, उस तरह से हम फिर बच्चों को पीटेंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का यही महत्व है, अपनी टीचिंग को किस तरह से इफेक्टिवनेस बनाना है, किस तरह से आपको मॉडिफाई करना है, किस तरह से उसे विजुअल ऐड या फिर ऑडियो ऐड या फिर जो जितने भी टीचिंग ऐड हैं उनको इंक्लूड करके इफेक्टिवनेस क्रिएट करनी है अपनी टीचिंग में, इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। भाई अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। भाई जो ये है अभिप्रेरणा तभी होगी जब आप रुचि क्रिएट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स में सीखने के प्रति जब रुचि का विकास होगा तभी अभिप्रेरणा का एक तरह से प्रक्रिया आएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या होगा, अगर सीखना समृद्ध कब होगा, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सके। देखिए इतना लंबा आंसर, पहली बार तो मैंने आपको शायद पिछली बार जब सीटेट हुआ था उस टाइम मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक थी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए पहले लेके चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। फिर आती है बात हमारी टैग वर्ड्स की बात, फिर आती है सबसे लंबा ऑप्शन पकड़ लीजिए। अगर आपको टैग वर्ड्स भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे लंबा ऑप्शन पकड़िए और उसमें से आपको वही आंसर मिलेगा। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसमें वास्तविक दुनिया के उदाहरण हो गए, ठीक है। एक दूसरे से अंतःक्रिया, ये हो गया टैग वर्ड। विद्यार्थी का यानी कि उसमें पूरा जोड़ना घटाना हो गया। तो ये सारा जब हो जाएगा, ये हमने टैग वर्ड से ही सॉल्व कर दिया। और दूसरा अगर आप देखें तो इसका आंसर देखिए 1 लाइन 1.5 लाइन इस तरह से आंसर है, तो यहाँ पर 3 लाइन 3.5 लाइन का जो आंसर है वो मिलेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने की ट्रिक है ये। देखो तुक्का लगाना हर पेपर में इम्पोर्टेंट है, तुक्के मैं खुद कहता हूँ आपको कभी भी पेपर मत छोड़ के आए। 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन है, चाहे आपको 20 ही लगाने पड़े, चाहे लंबा आंसर लगाना पड़े, पर पेपर मत छोड़ के आना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सीटेट का पेपर छोड़ के जो आएगा वो नालायक नहीं महानालायक है, क्योंकि सीटेट के पेपर में जब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही भाई, तो क्यों छोड़ के आ रहे हो? छोड़ के आने का मतलब आपको या तो आपके पास टाइम ज़्यादा है या फिर आप हर साल सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो सीटेट की तैयारी, मैं भी सीटेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे 120 220 कितने नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ 90 नंबर चाहिए थे। और 90 नंबर मेरे पढ़ते पढ़ते यानी कि पढ़ाते पढ़ाते या फिर एमएड करते करते आ गए थे, ठीक है। एमएड में भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सीटेट का सिर्फ 10 दिन की एक तरह से रिफ्रेशर क्लास ली थी, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। एमएड के टाइम पे मुझे अपना सीटेट भी क्वालिफाई करना था, एमएड भी क्वालिफाई करना है, डिसर्टेशन भी क्वालिफाई करनी थी और वहाँ पर सर्वे भी कंप्लीट करना था। तो मैंने 10 दिन की, मैं खुद कहता हूँ
मैंने रिफ्रेशिंग क्लास ली थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती, यानी विशेषता नहीं मानी जाती, नहीं पर हम अंडरलाइन करेंगे। तो ये देखिए, नहीं पर हम अंडरलाइन करते हैं हमारे सीखने की व्यापक प्रक्रिया, सीखना की व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। सीखना ये है, यानी कि ये सारे हो जाएंगे पॉजिटिव। सीखना संस्थान की एकमात्र स्थान है, यानी कि उसमें क्या है, इतना देखिए उल्टा सीधा आप जो समझते हैं कि यानी कि इस तरह से चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि एक तरह से बढ़ा चढ़ा के कहता है। तो सीटेट बढ़ा चढ़ा के इसलिए कहता है कि बच्चों के जो अंदर की वो बिल्कुल प्योर माल लेना चाहता है, यानी कि ये जो सर्कल है, यानी कि ये फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपका जो यहाँ वाला जो स्तर है, ज्ञान का स्तर है, वो चाहिए सीटेट को। अगर बच्चा बिल्कुल ही पढ़ के अगर सीटेट पास करा तो वही उसे चाहिए। तो इस तरह से आंसर होगा शिक्षा संस्थान में एक, यानी शिक्षा संस्थान एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से बच्चा अध्ययन कर सकता है। बिल्कुल गलत है, इस तरह का जो चीज़ें हैं वो गलत क्यों है, अब आपको मैं इस चीज़ के बारे में भी समझाता हूँ। भाई आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं, घर के बाद अपने पड़ोस से सीखते हैं, यानी पड़ोस से सीखते हैं, फिर आता है पड़ोस के बाद क्या, अपने फ्रेंड से सीखते हैं, यानी कि ग्राउंड से सीखते हैं, प्ले ग्राउंड। इस तरह से आप सीखते 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 चले जाते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और सारी चीज़ों में इन्वॉल्व जब होंगे तो आप कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप छोटे बच्चे हो, मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, आप ये अपने आप को, क्योंकि जो एजुकेशन का फील्ड है उसमें अपने आप को छोटा बच्चा मानना पड़ता है। आप छोटे बच्चे, आपका घर है यहाँ पर ए स्थान पर है, ए स्थान से आप चले बी स्थान पर चीज़ लेने, जिसे कहेंगे हम टॉफ़ी लेने। टॉफ़ी लेने गए, ये है आपका 1 किलोमीटर का, या फिर आप चलो छोटा बच्चा है, हम मान लेते हैं 100 मीटर का है। तो 100 मीटर में पहले क्या नाम 10 मीटर, फिर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, कुछ ना कुछ तो आएगा। कुत्ता आए, बिल्ली आए, गधा आए, घोड़ा आए, कुछ ना कुछ तो आएगा। उसमें कुत्ते ने या फिर कुत्ते ने एक बच्चे को डराया, बच्चे ने वो सीखा कि कुत्ता बच्चे को डरा रहा है, या फिर कुत्ता बच्चे को प्यार कर रहा है, बच्चा कुत्ते को प्यार कर रहा है। तो जब इस तरह की जो चीज़ें हों, प्रक्रिया तो सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप जीरो से लेकर जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस तक आप सीखते चल जाएंगे, चाहे वो मेरी वीडियो से हो, चाहे किसी की वीडियो से, चाहे यूट्यूब पर रील्स देख रहे हो, कुछ भी हो, सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। भाई एक बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, और दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो कक्षा 5 का है, यानी छोटी क्लास का दृष्टिबाधित बच्चा। तो सबसे पहली बात आप उसे पढ़ाएंगे सामान्य स्कूल में, सामान्य स्कूल की बात आ गई। फिर आती है, अब हम सामान्य स्कूल वाली बात ढूंढ के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा अगर लेके चले तुक्के वाली बात, तो सबसे बड़ा आंसर ये है, ऐसा विद्यार्थी के साथ, यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और उनको श्रवण यानी कि विजुअल, जो ऑडियो विजुअल ऐड में से ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भाई और देखिए, पहली बात तो हमें उसे कहाँ पढ़ाना है, नॉर्मल स्कूल में, यानी कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे। फिर आती है बात, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ा दी है, फिर आती है बात हमें क्या करना है उसके साथ। भाई दृष्टिबाधित बच्चा है तो हमें उसे ऑडियो चीज़, जितनी ऑडियो सीडियाँ हैं जिसमें सारे के सारे चैप्टर हैं वो पढ़ाना है आपको। स्पर्श वाली चीज़ें, यानी कि जैसे ब्रेन लिपि वाली बुक है वो उसे प्रोवाइड करनी है। दृष्टिबाधित ही तो है, ब्रेन लिपि तो इम्पोर्टेंट है। ब्रेन लिपि में आपको क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रेन लिपि में कितने यानी कितने छेद के होते हैं। तो उसे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पढ़ा के उसे हमें नॉर्मल बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना है। ये नहीं कि उनके साथ हीन भावना करना है, या फिर उसे कहेंगे कि भाई तो इस तरह का बच्चा है उसके साथ संयोग की
भाई संयोग की भावना आप अगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। क्यों नेगेटिविटी में चला जाएगा? क्योंकि उसे लगेगा कि टीचर मुझे पे ध्यान दे रहा है, मैं इस तरह का बच्चा हूँ तो इसलिए मुझ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी आपको नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस से सबसे ज़्यादा विशेषता मानी जाती है? यानी कि भाई शिक्षक में यानी शिक्षा में निम्नलिखित चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, धैर्य और दृढ़ता। जो देखिए अब इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को देखिए। अब हम चलते हैं, आप टीचर हो, टीचर होने के बाद, और वो भी किस चीज़ के टीचर हो? प्राइमरी टीचर, यानी कि प्राइमरी टीचर। तो आपके बच्चा जिद भी करना जानेगा, क्योंकि उस टाइम में बच्चा जिद भी करता है, चीज़ें तोड़ता भी, गुस्सा भी करता है। तो आप में क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। सीधे सीधे आपको जहाँ भी पेपर वन में धैर्य और दृढ़ता मिल जाए और नहीं, या क्वेश्चन में नहीं ना हो, नहीं है या इस तरह का नेगेटिव क्वेश्चन ना हो, तो धैर्य दृढ़ता आंख बंद कर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रभाव प्रारंभ कर देता है, तो वो क्या होता है? मूड संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि स्टार्टिंग इन द, एक तरह से वो सोचना, घटनाओं के बारे में विश्लेषण करना, विषयों के तार्किक, इस तरह से आता है। तो मूड संक्रियात्मक अवस्था की बात कही गई है। चलिए अब देखिए, आप बहुत से बच्चे इस तरह के क्वेश्चनों से घबरा जाते हैं और ये कहते हैं कि सीटेट में बड़े क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में बड़े क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, और सीटेट हम पास नहीं कर सकते। भाई पागल हो गए तुम, सीटेट पास नहीं कर सकते? सीटेट जितना आसान पेपर कोई नहीं है। सीटेट बहुत आसान पेपर है। क्यों आसान पेपर है? उसका रीज़न मैंने आपको 2 क्वेश्चन में ऊपर बता दिया। भाई टैग वर्ड, बड़ा आंसर, वो ढूंढो। तुक्के नहीं लगा सकते हो तो वो ढूंढो, पढ़ सकते हो तो बहुत ही आसान है। भाई इन क्वेश्चनों के मैं मानता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एक तरह से नींव हिला देते हैं। पर इस तरह के क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे? 5 से 6 ही तो मिलेंगे। बाकी के तो 25 क्वेश्चन आपके इस तरह के, और 25 में से 75 क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी के, यानी कि हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन पैडागोजी के। और पैडागोजी से 15 क्वेश्चन का मतलब ये 75 क्वेश्चन हो गए 5 सेक्शन में। और 5 सेक्शन के 75 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी छोड़ो तो कितने क्वेश्चन हो गए? 65 क्वेश्चन होते हैं। 65 क्वेश्चन तो सही करके आओ। सही 65 क्वेश्चन आप सही कर गए। हिंदी में 15 क्वेश्चन का आपका क्या हो गया? पैसेज हो गया। इंग्लिश में पैसेज हो गया 15 नंबर का, वो तो आपके सामने से आपको आंसर निकालना। भाई 15 में से 10-10 में मान लिया हमने। 65 10 और 10 कितने हो गया? 75, और ये हो गया 85, बचा 5 नंबर। ईवीएस में अगर गिरा ना पड़ा आपने पैडागोजी के अलावा, उस तरह से अगर बी लगाए, सीधे सीधे मान के चलता हूँ, तो 5 नंबर हो गए। ठीक है, और 5 नंबर ही मैथ से मान लीजिए। अगर 15 में से अगर 5 में भी मान के चलता हूँ, तो इस तरह से भाई 90 नंबर आ जाएंगे। इतना आसान पेपर आपको मिल रहा है सीटेट, तो आप पास क्यों नहीं कर पा रहे? डरिए मत, लंबे क्वेश्चन से डरिए मत। हाँ, आपको टीचर बनना है, लंबी लंबी बुक पढ़ानी है। ना भी पढ़ानी हो तो बच्चों को वहाँ पे इंगेज तो करके रखना है। तो वहाँ पर तो इससे ज़्यादा शब्द पढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि इतने इससे ज़्यादा शब्द पढ़ने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। यानी कि आपको जो टीचर है इसमें से आपको देखिए, इसमें अगर आप ढंग से देखें तो इस क्वेश्चन में लोकतांत्रिक स्वभाव की बात करी है। यानी कि सीटेट क्या करता है? लोकतांत्रिक स्वभाव की बात करता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। यह सामूहिक, यानी कि सामूहिक पाठ की बात है, यानी कि पाठन की कार्य है। कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं और कुछ अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति में निपटने के लिए आप क्या करेंगे? भाई ये जो चीज़ें हैं वो टीचर कर रहा है, स्वतंत्र वातावरण है। ठीक है, सीटेट भी कहता है, एनसीटी भी कहती है, और एनसीए भी हमारा 2005 भी कहता है। ये सब चीज़ें हो गई। अब आ गया टीचर, एक पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आया कि मेरे बच्चों को स्वतंत्र इस तरह से बैठा के पढ़ा रहे हो, और इस तरह से कोई पढ़ाई होती है, ये होता है, फलाना होता है, ढिगड़ा होता है, ये कहने आ गया। तो आप क्या करोगे? पहली बात तो उन्हें समझाएंगे, सर या मैडम
इस तरह का जो चीज़ है, आप जब तक अपने बच्चे को एक तरह से इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आप क्लासरूम में इन्वॉल्वेशन नहीं पा सकते। यानी कि देखिए इसमें भी आंसर वही होगा। देखिए, अभिभावक को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या समझ पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर दिया है सीटेट ने आपको। भाई अभिभावक को भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और टीचर के रूप में आपको भी उसे समस्या की चर्चा के आसानी से समझाना चाहिए। तो इसका आंसर ये, जहाँ पर भी सीटेट का आंसर, जो भी आंसर शांत, बिल्कुल शांत मिले, यानी कि बिल्कुल सोता साता चुपचाप, ना लड़ाई झगड़ा ना कुछ, वो आंसर आपका होगा सीटेट का। यानी कि सीटेट का वही आपको आंसर मिलेगा। तो क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो वो है गेस्टाल्ट। सीधे सीधे आंख बंद करके लगा देना गेस्टाल्ट। अब आते हैं गेस्टाल्ट में कितने वैज्ञानिक है? वो है 3, और उन तीनों का आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। भाई किसने करी है? वो है पियाजे। ठीक है, पियाजे। इनका आंसर आपको डायरेक्ट, यानी कि आपको जो भी बुक, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारी जो बुक है जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर हैं। और 2022 तक के पेपर भी कौन सा, जो लेटेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम हुआ वो भी आपको पेपर मिलेगा, उसका भी आपको इसमें 1-2 पेपर मिलेंगे। तो यानी कि एक पेपर उसमें का इंक्लूड है, हाँ एक पेपर इंक्लूड है, और वो पेपर इंक्लूड किया गया है जो सबसे टफेस्ट पेपर था। यानी कि सबसे टफेस्ट पेपर को उठाया गया है और उसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि जिससे बच्चों को पता रहे कि इस बार का सीबीटी एग्ज़ाम किस तरह से आया है। तो उस बुक को, यानी कि आपको एक बार मैं लेके चलता हूँ बुक की तरफ। यानी कि बुक आपको कैसे देखनी है, तो आपको बुक की तरफ लेके चलते हैं। देखिए इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि देखिए पिछले साल के सारे पेपर है, देखिए इसमें आपको सारे पेपर मिलेंगे। देखिए 11 का पेपर है, 12 का पेपर, जनवरी 12 का पेपर है, नवंबर 12 का पेपर है, जुलाई 2013 का पेपर है, 14 का फरवरी का पेपर है, सितंबर का पेपर है। ठीक है, और 15 के दोनों पेपर हैं, 16 का पेपर है, 18 का पेपर है, 19 का दोनों पेपर है, 21 का पेपर है, 22 का पेपर है। देखिए सारे पेपर, और इसमें बुक में कितने पढ़ने हैं? इतने पढ़ने हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से, देखिए आपको फ़ॉन्ट भी आसानी से इतना अच्छा दिख रहा होगा, क्लिस्टर क्लियर, चीज़ों को अलग अलग, जिससे बच्चों को समझ में आए। क्वेश्चन पे अलग मार्किंग है, आंसर पे अलग मार्किंग है, जिससे बच्चों को समझ में आए और चीज़ों को होच पोच ना हो। अब आप ऑनलाइन बुक लेते हैं या फिर इस तरह से लेते हैं, उनके अक्सर छोटे होते हैं, और बहुत से जो कोचिंग मान लीजिए या फिर बुक प्रोवाइडर हैं, वो आपको लिमिट लगा के देते हैं कि 6 महीने आपका, जब तक सी टेट का फॉर्म एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको बुक रखनी है, फिर उसके बाद आपके पास बुक डिलीट हो जाएगी। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है भाई, आपका पैसा है, आपको पे करना है 118 रुपये। ठीक है, 118 रुपये आपको पे कहाँ करना है? इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसमें आपको अभी बताऊंगा मैं कैसे करना है। देखिए आपको, चलिए आपको लेके चलते हैं हम अपने अपने यूट्यूब चैनल। देखिए हम आ गए परीक्षा सहपाठी के चैनल पर, यानी कि हमारे चैनल पर परीक्षा सहपाठी आपको तैयारी कर रहा है KVS, DSSS, NVS, CTET और UPTET और लाइब्रेरी की। भाई ये जो आपका चैनल है, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब को ज्वाइन कर लेना। अब आती है बुक की बात। बुक आपको कहाँ से लेनी है? अबाउट सेक्शन में, हमारे अबाउट सेक्शन में जाएँ या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगी ये साइट लिंक, यानी कि साइट का लिंक देगा, और साइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको हमारी परीक्षा सहपाठी की साइट पर। और साइट में जैसे ही आप जाएंगे पेड नोट्स में, तो पेड नोट्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए EVS के NCERT बेस्ड लो कॉस्ट में आपको नोट्स मिल रहे हैं। इससे सस्ते नोट्स और कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे। यानी कि 118 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये में आपको कहाँ क्या मिल रहा है? नोट्स। और नोट्स में 118 रुपये में आपको NCERT के सारे चीज़ें मिल रही हैं।
यानी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की पूरी समरी जो जो चीज़ें आती हैं किसमें, सीटेट में। और पेडागोजी में मिल भाई, बहुत से नोट्स में आपको ये चीज़ मिलेगी। हमारे नोट्स में क्या है, पेडागोजी भी इंक्लूडिंग मिल रही है आपको। और सिर्फ आपको 118 रुपये पे करने हैं और आपके नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। आज आप सीटेट दे रहे हैं, यानी कि 22-23 का सीटेट दे रहे हैं, ठीक है, 22-23 का सीटेट दे रहे हैं। कल को आपका भाई बहन सीटेट की तैयारी करेगा तो आप फिर उसको नोट्स खरीद के देंगे या फिर इतने पैसे बर्बाद करेंगे? नहीं, आपको इसी नोट्स से उसे पढ़ाने के लिए कहना है आप पास करो, आपका भाई बहन पास करेगा, फिर उनका जो होगा, एक नोट से आप सभी पढ़ सकते हैं, यानी कि अपने उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं ये जो हमारी यानी कि अपकमिंग है, ये वाली पेडागोजी वाली एसएसटी की बुक, वो भी आ जाएगी। अब आते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में क्या करना है आपको, देखिए सारे पेपर मिल रहे हैं और लो कॉस्ट में, इससे सस्ते आपको पेपर नहीं मिलेंगे कहीं भी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको बाई नाउ वाले पेज पे ले जाएगा। ये है, देखिए ये बुक है आपको जिसमें से अभी मैं पढ़ा रहा था। और आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस वो डालना है जिसमें आपको, जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं, यानी कि जिस पे आपको बुक चाहिए वो डालना है, और अपना फ़ोन नंबर। और जैसे ही आप पे करेंगे आपकी ईमेल पर आपको बुक मिल जाएगी और आप उस बुक को फ़ायदा उठाएं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 की बुक लें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, ये बात हो गई आपकी बुक की। अब चलते हैं हम पढ़ाई के, अपनी पढ़ाई के, यानी कि क्वेश्चन आगे देख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने यानी कि एक तरह से जो बच्चा है वो, ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चा अपने सामूहिक रूप में कब रहना शुरू कर देता है? तो इसका आंसर होगा किशोरी अवस्था। भाई आप भी इस एज से निकले हुए हो। आपने देखा होगा जब आप 10th 11th 12th अवस्था में थे तो आप समूह में रहना पसंद करते थे। गैंग जिसे कहते हैं, गैंग बना के चलते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आपने देखा होगा आज भी जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, स्कूल के आसपास से भी निकलते हैं, तो 4-5 बच्चे 6-7 बच्चे एक साथ देखे होंगे गैंग में। तो वो गैंग क्या होता है, वो ही होता है सुव्यवस्थित समूह, यानी कि एक तरह से आपका समूह में कार्य जो होते हैं। इस टाइम अगर आप मान लो 10 बच्चों का समूह है और 10 बच्चों में से एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो 9 के 9 जो स्टूडेंट है उसके साथ खड़े होंगे। इस टाइम का जो ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा ग्रुप माना जाता है। मैं इसलिए इस टाइम के ग्रुप को बहुत अच्छा मानता हूँ। हम भी थे, हम भी उस एज से निकले, आप भी उस एज से निकले। तो इस टाइम का जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा ग्रुप होता है। आज के टाइम पे मिलावटी ग्रुप है। क्यों मिलावटी ग्रुप है? भाई बड़े हो जाओगे, आपको चीज़ों को वो एक तरह से माना जाएगा कि यूज़ करो और छोड़ दो। भाई यूज़ करो क्या, दोस्ती में आजकल इस टाइम का जो ग्रुप होता है वो यूज़ करो और छोड़। और जो किशोरी अवस्था का ग्रुप होता है वो होता है एक तरह से बिल्कुल मरने मारने वाला, उतावला, कि अगर मेरे दोस्त को कुछ कर दिया तो, जैसे आपने देखा कि मुझे उसने मार दिया, चल भाई चल, इस तरह का ग्रुप जो होता है वो होता है किशोरी अवस्था का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होती है, आपको पता है, अनुग्रह, यानी कि एक तरह से मेन इम्पोर्टेंस, मुख्य भूमिका मानते हैं। अगर इस तरह का आपको मिल जाए तो डरना नहीं है। देखो नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, सुभूमिका, यानी कि एक तरह से सहन भूमितापूर्ण नहीं होगा, तटस्थ नहीं होगा, तो वो होगा मुख्य भूमिका, यानी कि इसका आंसर है तो मुख्य भूमिका है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे 2 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, विकास और वृद्धि, तो यानी ग्रोथ, यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जवाब पहला ही चैप्टर है सीटेट का, यानी सीडीपी का पहला ही चैप्टर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पता ही, भाई ग्रोथ आपकी ग्रोथ है, भाई हाइट है या फिर इस तरह की जो ग्रोथ है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। तो ग्रोथ होती है एक टाइम पर आकर रुक जाती है। डेवलपमेंट वो लॉन्ग लाइफ, यानी निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। विकास कभी ना रुकती है। भाई जीरो से लेकर अब जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक विकास होता रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो निरंतरता चलता रहता है विकास।
तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मिले, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मिले तो उससे घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय है, सीधी सीधी बात है। खेल का मैदान भी उसके बाद आएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे हो खेल का मैदान, भाई खेल का मैदान पहले आपको, अगर संज्ञानात्मक की बात आए, संज्ञानात्मक में है विद्यालय पहले, फिर आता है खेल का मैदान, यानी कि पहले स्कूल, फिर स्कूल प्लेग्राउंड। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्न में से कौन से बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? बुद्धिमान लक्षण नहीं है, लड़ता नहीं है वो। भाई देखिए, नहीं आ गया और यहाँ पर क्या गया, जल्दी याद करने वाली बात, रटने वाली बात। तो रटने वाली बात नहीं आएगी तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा वह जो लंबे लंबे निबंध को बहुत जल्दी रट लेता। भाई रटने वाली बात, रटना जहाँ भी हो, रटना, याद करना, दोहराना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीटेट के लिए एक तरह से एग्रीनेस, यानी कि एक तरह से गुस्सा दिलाने वाली बात है। जहाँ भी मिले, और नहीं वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, डैश को एक अभिप्रेरणा शिक्षण का संकेत मानते हैं। तो संकेत क्यों मानते हैं? तो भाई उसका जो आता है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। भाई प्रश्न पूछना, आप टीचर हो, ठीक है, आप टीचर भी ना हो, मैं मान लूँ आप नॉर्मल आदमी हो, आप नॉर्मल आदमी हो, तो आप गए शोरूम में, गए, शोरूम है एलजी का, तो एलजी में आपको खरीदनी है वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज, मान लीजिए फ्रिज खरीदना है, और फ्रिज में आपको दिखे वहाँ 10 फ्रिज दिखे। 10 फ्रिज में आपने, जो वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा या सेल्स मैन होगा, उसने आपको फ्रिज दिखाया, तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्वेश्चन पूछोगे, सर इसमें क्या है? भाई इसमें क्या है, तुम ये बताओ, इसमें क्या है, इसमें ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो जब प्रश्न पूछता है तो उसमें आपको क्यूरियोसिटी भी और जब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, तो इसलिए प्रश्न विधि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए टीचिंग में जब आपने लेसन प्लान बनाया होगा, लेसन प्लान में सबसे पहले जो विधि होती है वो होती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रश्न होते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, जिसे कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्न में से कौन सा बच्चों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? नहीं है पहले इम्पोर्टेंट लगा। भाई आपका मॉनिटर है, सीधे सीधे आप पेपर देने गए, आपका मॉनिटर है, आप वहाँ पर नहीं तो निशान लगा ही नहीं पाएंगे पेन पेपर की तरह। सीधे सीधे अपने जो क्वेश्चन है अंदर को बेंच करना और पेन लेना और उस पर निशान लगा देना मॉनिटर पे, मॉनिटर साफ हो जाएगा। पर अगर आपका सीटेट पास नहीं है तो वो टाइम साफ हो जाएगा आपका। अपना नहीं पर निशान लगा दें जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, और थोड़ा ध्यान से कूल माइंड में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन होंगे लंबे लंबे, और अगर आप लंबे लंबे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो आपको दिक्कत होगी। भाई सीधे सीधे मैं आपको ये कहता हूँ, आप क्वेश्चनों को सीटेट के ओल्ड पेपर को 10 बार रट लीजिए, सीधे सीधे 10 बार रट लीजिए। 10 बार रटने से आपका सीटेट पास होगा, ये मेरा दावा है। टैग वर्ड्स देख लीजिए, 10 बार रट लीजिए उनको, और अच्छी तरह घोट के पी जाइए। तो आप अच्छी तरह घोट के जब पिएंगे तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। शरीर के अस्पष्टता पर नियमित रूप से बाहरी निकालना, यानी कि ये जो इस तरह का जो आंसर मिलते हैं वो एक तरह से नकारात्मक चीज़ों की ओर संकेत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मन का मानचित्रण, यानी कि मन का मानचित्र होगा, मन का मानचित्रण होगा। जो भी मिले आपको ध्यान में रखना है, दोनों को तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। संबंधित है तो वो मन के चित्र बनाने, यानी कि मन में जो चित्र बनाते हैं हम, एक तरह से इमेज बनाते हैं, उसके बारे में बात करें। मन का
चित्र बनाने से है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यानी क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाई पद्धतियों को विभिन्न, एक तो विभिन्न शिक्षण पद्धति आ गई, शिक्षण पद्धति और वो विभिन्न, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आंसर टैग वर्ड के साथ कंप्लीट हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बच्चे मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं? सीधे सीधे बात हो रही है 11 से ऊपर वाले बच्चों की बात, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, सीडीपी सेक्शन का हमारा। निम्न में से कौन सी शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट में सृजनात्मकता का पोषण करता है? यानी कि स्टूडेंट में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजनक प्रतिभाओं को पोषण करने या प्रश्न करने की आवश्यकता उपलब्ध कराने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। ठीक है बच्चों, जो ये क्वेश्चन थे हमने 2011 का सीडीपी का सेक्शन देखा और सीडीपी के सेक्शन में हमने 30 क्वेश्चन देखे। अभी आपको इसके साथ साथ ईवीएस का सेक्शन भी मिलेगा और हिंदी का सेक्शन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मुझे बच्चों का फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। अपनी वीडियो को वायरल करना या फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डालना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई मैं आनंद लेके पढ़ा सकता हूँ, तो अगर आनंद लेके पढ़ाऊँगा तो आपको भी आनंद मिलेगा, चीज़ों को ज़्यादा बता पाऊँगा। भाई ईवीएस में कवर करा सकता हूँ, हिंदी कवर करा सकता हूँ, एसएसटी कवर करा सकता हूँ। अब कोई साइंस या मैथ में एकदम पढ़ के आंसर देने शुरू कर दूँ, इसका ये है इसका ये, तो बच्चों को पेपर ज़रूर मिल जाएगा। भाई पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर आपको आप यहाँ से 118 रुपये में ले लेंगे, ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है आपके लिए। भाई आप एक प्लेट यानी कि रोज़ खाने पीने पर इतना वेस्ट करते हैं, तो उससे सस्ते तो आपके नोट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि नोट्स और क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो ले सकते हैं। और अगर मैं इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ा दूँ और फिर वहाँ जाकर फिर आप चीज़ों को ना समझ पाएँ, तो आप ये कहेंगे सर ने उल्टा सीधा पढ़ा दिया, तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो लंबी हो गई है, यानी कि हमारे जो 30 क्वेश्चन है उसमें हमने जो चीज़ें समझी, ये 2011 का पेपर, इस तरह से आपको सारे पेपर करा दिए जाएंगे सीटेट से पहले, जिससे आपको सीटेट के पेपर में आसानी हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिले। भाई आप लाइक तो करते ही नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब, भाई फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।